गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। इंजीनियर जीएस क्लासेस लेकर आए हैं आप लोग के बीच ज्योग्राफी का सेशन। देखिए, पहले टॉपिक है संसाधन एवं विकास। संसाधन का मतलब है वैसा कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। क्या कहलाता है? संसाधन। जैसे कलम, कॉपी, किताब, जो भी है क्या कहलाएगा? संसाधन। क्या कहलाएगा? संसाधन। संसाधन से लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उसको क्या बोलेंगे? विकास। ठीक है। संसाधन का मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे, संसाधन। और संसाधन से दैनिक जीवन में बेहतर होगा, उसको क्या बोलेंगे? विकास। जैसे कलम से पढ़ के क्या करता है? नौकरी ले लेता है, तो पैसा कमाने लगता है, वही भी डेवलपमेंट है। जैसे माटी है, मिट्टी है, उससे ईंटें बनाया, ईंट से क्या बनाया? घर। क्या कहलाएगा? विकास। ठीक है, समझ गए? संसाधन और विकास। संसाधन क्या था? मिट्टी, उससे बनाया ईंट, ईंट से बनाया घर। क्या कहलाएगा? विकास। ठीक है। संसाधन का मतलब वे सभी वस्तुएं जिसका इस्तेमाल हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, संसाधन, और जिससे दैनिक जीवन परिवर्तन आएगा, विकास। समझ गए दो टॉपिक? चलो आगे चलते हैं। हम लोग सीखते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं संसाधन के प्रकार, या फिर संसाधन कैसे कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। कैसे? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो ठो होगा, जैव और अजैव। जैव मतलब जीवित संसाधन, अजैव मतलब मृत संसाधन, जिसमें जान नहीं है, अजैव। ठीक है। वे सभी वस्तुएं जो जीवित है, जैव संसाधन। जो जीवित नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। जैसे में कलम, कॉपी, किताब, ये सभी अजैव संसाधन। जैसे मानव, गाय, बैल, गाछ पात, क्या है? जीवित है, सब जैव संसाधन। समझ गया? नेक्स्ट, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब समाप्त होने के आधार पर। समाप्त होने के आधार पर संसाधन को दो भाग बांटते हैं। कौन कौन? पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो समाप्त हो गया और पुनः बना लिए, नवीकरणीय। समाप्त हो गया और पुनः बना लिए, क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। लेकिन वैसे संसाधन जो समाप्त होने के बाद पुनः तुरंत नहीं बना पाएंगे, क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे लकड़ी जला दिए, क्या फिर से पानी से लकड़ी बनेगा? नहीं बनेगा, अनवीकरणीय। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पिघलाएं, फिर से चेयर बन जाएगा। और चेयर मान लीजिए टूट गया, फिर उसको पिघलाएं, फिर से बन गया, तो क्या कहलाएगा? वो नवीकरणीय। जैसे प्लास्टिक क्या कहलाएगा? नवीकरणीय। ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश, कहीं खत्म होने वाला चीज है, ये है, वो ऐते है अनंत काल से वो रहते रहेगा, क्या कहलाएगा? नवीकरणीय। जो तुरंत खत्म नहीं होगा, नवीकरणीय। जो खत्म हो जाएगा, अनवीकरणीय। बात समझ गया? चलो उसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व मतलब अधिकार। स्वामित्व मतलब अधिकार। अधिकार के आधार पर संसाधन कितना भाग में? चार भाग में। कौन कौन? पहले व्यक्तिगत, जिसको बोलेंगे निजी, व्यक्तिगत। दूसरा सामुदायिक, मतलब पूरे समुदाय के लिए। तीसरा राष्ट्रीय, मतलब पूरा राष्ट्र के लिए। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय, मतलब पूरा विश्व के लिए। सबसे पहले हम सीखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति के लिए। जैसे कोई अपने लिए गाड़ी खरीदा, अपने के लिए घर बनाया, अपने लिए मान लो जो भी बनाया, अपने लिए, अपने जीवन परिवर्तन के लिए जो भी किया, व्यक्तिगत संसाधन। और समुदाय के लिए, जैसे स्कूल बनाया, स्कूल में खाली अपने थोड़ी पढ़ेगा, और सारा बच्चा लोग पढ़ेगा, वो क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। इसके बाद राष्ट्रीय, मतलब पूरा राष्ट्र के लिए जो करता है, उसको क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे राष्ट्र स्तर पर, जैसे जो भी, मतलब जो भी योजनाएं आती है, जो भी कल्याणकारी कार्य होता है राष्ट्र स्तर पर, जो भी कार्य किया जाता है, जैसे रोड निर्माण, जो लंबे लंबे हाईवे बनेगा, रेल निर्माण, रेल नेटवर्क बनेगा, वे सभी राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ये सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे क्या? महासागर, सागर, ये किसी देश के लिए नहीं होता है, ये पूरे संपूर्ण विश्व के लिए होता है। जैसे पृथ्वी किसी खास देश के लिए है, क्या? नहीं है, क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलो हम लोग सीख लिए स्वामित्व मतलब अधिकार के आधार पर कितना भाग में? चार भाग में। कौन कौन? व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डेवलपमेंट, अर्थात विकास के स्तर के आधार पर। देखो, विकास के स्तर के आधार पर एक संभावी मतलब विकास होगा, एक विकसित मतलब विकास हो चुका है। दूसरा भंडारण,
सॉरी तीसरा भंडारण, चौथा संचित कोष। देखो संभावी मतलब संभावना है कि डेवलपमेंट इसमें होने की संभावना है, जिससे इंडिया डेवलप्ड अभी पूर्ण रूप में हुआ नहीं है, अभी इसका डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले समय में ये विकसित बनेगा। अब चलो अब चलते हैं विकसित। विकसित का अर्थात ये डेवलप हो चुका है, जैसे अमेरिका डेवलप्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो विकसित संसाधन वहाँ होंगे। जैसे विकसित, चलो संभावित हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ट्रैक्टर खरीदेंगे, तो ये ऐसा है कि इससे उपज होगा, पैसा होगा, इससे बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन हम खरीद लिए लैम्बोर्गिनी, क्या खरीद लिए, लैम्बोर्गिनी। अब बोलो लैम्बोर्गिनी क्या है, ऐसो आराम की चीज़ है, तो वो विकसित संसाधन कहलाएंगे। लेकिन ट्रैक्टर संभावी संभावना है, इससे क्या होगा, इससे सब पैसा कमाएंगे और उसके बाद लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे, है ना। और लैम्बोर्गिनी बेच के कोई ट्रैक्टर थोड़ी खरीदेगा जी, ट्रैक्टर बेच के लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है। चलो इसके बाद चलते हैं भंडारण। भंडारण अर्थात भंडार मतलब जमा करना। जैसे मान लो ट्रैक्टर से बहुत सारा काम किया, बहुत सारा पैसा जमा हुआ, उसी को बोलेंगे भंडारण। क्या बोलेंगे, भंडारण मतलब जमा करना, ठीक है। लेकिन एक विशेष काम के लिए जमा करना, इसको संचित कोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संचित कोष, माने विशेष काम के लिए जमा करना। जैसे पैसा तो सबको जमा करता है, कोई दारू पीने के लिए जमा करता है, कोई पढ़ने के लिए जमा करता है, कोई पूरा समुदाय के लिए पैसा जमा करता है, ठीक है। तो विशेष काम के लिए जो पैसा जमा किया जाता है उसको बोलेंगे संचित कोष। किसी मतलब जो आम जनमानस में जमा करेगा उसको बोलेंगे भंडारण। क्या बोलेंगे, भंडारण। चलो अब संसाधन के प्रकार हम लोग सीख गए, आगे चलते हैं। देखो यहाँ भी लिखा है, देखो संसाधन दो प्रकार का होता है, सबसे पहले मानव निर्मित और प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखो नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार का, फिर सतत अथवा प्रवाह। सतत मतलब जो परमानेंट है, और प्रवाह मतलब जिसमें परिवर्तन होते रहेगा। इसके बाद दूसरा है जैव। जैव में दो प्रकार आएगा, जैसे वनस्पति और एक वन्य जीव। अनवीकरणीय दो प्रकार का होगा, पुनः चक्रीय और चक्रीय, पुनः चक्रीय और चक्रीय। इसी तरह मानवीय संसाधन जो है वो दो प्रकार का होगा, एक संरचनाएं एवं संस्थाएं, दूसरा होगा मात्रा एवं गुणवत्ता। जैसे बहुत सारा आदमी है संख्या में, उससे ज़्यादा जरूरी है आदमी को स्किल होना, तो दोनों को अलग अलग भाग बांट दिया गया, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। अब आता है सतत पोषणीय विकास। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सतत पोषणीय विकास। सतत मीन्स होता है लगातार, सतत मीन्स क्या होता है, लगातार। लगातार जो विकास होगा उसको बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। जैसे इस साल मान लो 5,000 कमाया, अगले साल फिर 5,000 कमाया, अगले साल फिर 5,000 कमाया, तो ये लगातार कमा रहा है, लगातार इनकम हो रहा है, इसको बोले सतत पोषणीय विकास। और लेकिन एक आदमी क्या कर रहा है, इस साल मान लो जुआ खेला और 20,000 कमा गया, अगले साल 10,000 हार गया, तो सतत पोषणीय विकास नहीं बोलेंगे, मतलब लगातार इसका विकास नहीं हो रहा है। लेकिन 5-5 हज़ार कमा रहा है लगातार, उसको बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। जैसे आज क्या कर रहा है, जैसे कुछ लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, पढ़ के नौकरी ले रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जैसे वो गरीब था, नौकरी लेके थोड़ा सा उसका पैसा आया, थोड़ा अमीर हुआ, तो इस टाइप में धीरे धीरे जो विकास होगा, लगातार जो विकास होते रहेगा, उसको बोलेंगे सतत पोषणीय विकास, ठीक है। हर एक टर्म को हम लोग पहले समझेंगे, इसके बाद हर टॉपिक को धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे। एक देखो इसके लिए एक हुआ था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। किसमें बाबू, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। कहाँ हुआ था, ब्राजील में। कब हुआ था, 1992 में। सब फैक्ट याद रखना, इस तरह का ऑब्जेक्टिव अभी एग्जाम हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव की तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया है उस चीज़ को पढ़ा जाए जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये सब फैक्ट है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, आगे देखो लिखा हुआ है। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, क्या टारगेट था, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का पहले मतलब क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है कि पर्यावरण में हो रही, जैसे DDT का छिड़काव क्या कर रहा है, पर्यावरण को दूषित कर रहा है,
इससे लोगों को अवेयरनेस करना, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक करना, जिससे क्या होगा कि लोग उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे। अभी अंधाधुंध यूरिया DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके जगह अधिक लोग इस्तेमाल करेंगे बायो फर्टिलाइजर, जिसमें नैनो यूरिया लनफन का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत सारे हैं। सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास का मतलब होता है कि लोगों के विकास के साथ साथ पूरे समाज के आर्थिक रूप से संपन्नता। जैसे कुछ लोग संपन्न हैं, कुछ लोग असंपन्न हैं, इसलिए बोल रहा है पूरे समाज को हम लेकर चलेंगे, और पूरे समाज के विकास के बारे में बोल रहा है। लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए? पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए। अब विकास करने के नाम पर मान लो 100 एकड़ का जंगल काट देंगे तो वो विकास नहीं है। विकास का मतलब होता है कि 100 एकड़ जंगल का इस्तेमाल करके उसको पैसा उससे बना के फिर उसमें जंगल लगा देंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे सतत पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। जैसे घर तो बनाना है, लकड़ी तो चाहिए, लेकिन यदि मान लो फिर गाछ एक पेड़ काटे और 3 ठो लगा दिए तो पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और इसका उद्देश्य था भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि जिस समय ठंडा आना चाहिए उस समय ठंडा नहीं, बहुत कम ठंडा आ रहा है। जिस समय गर्मी आना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी आ रहा है। जिसमें पानी पड़ना चाहिए उसमें पानी ही नहीं पड़ रहा है। मतलब जो हम लोग का नियम था, जो रूल रेगुलेशन था प्रकृति का, वो हम लोग क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। इस क्यों बिगड़ रहा है? इसके पीछे केवल इतना कारण है कि हम लोग पर्यावरण का अंधाधुंध बिना मतलब का गाछ काटने बोल रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले में कुछ लगा नहीं रहे हैं। पेड़ पौधा को काटने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको लगाना भी, ताकि आने वाले पर्यावरण में कोई क्षति ना हो। चलो आगे देखते हैं। एक टॉपिक है एजेंडा 21। ये भी उसी समय की घोषणा था। कब? 1992 का रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का। 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हित, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोगी के द्वारा पर्यावरण की क्षति, गरीब और रोगों से निपटारा। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 को तैयार करे। अर्थात क्या कहना है? इसे कहने का केवल इतना मकसद है कि लोगों को पर्यावरणीय क्षति से बचाना, गरीबी से मुक्त करना और रोग से निपटारा। जैसे अभी वर्तमान में सुना होगा कोरोना जैसे महामारी, पीछे रीजन क्या है? हम लोग अत्यधिक जिस तरह मतलब जैसे हम लोग बायोकेमिकल जो बना रहे हैं, जिसमें अत्यधिक शोध हो रहा है, इसी कारण से कहीं वायरस लीक कर गया जो पूरे मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। ये सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एजेंडा 21 बनाया गया था। कब? 1992 में। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक है संसाधन का नियोजन। नियोजन अर्थात प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। देखो, संसाधन का नियोजन मतलब प्लानिंग। आप प्लानिंग कैसे करेंगे? जैसे मान लो तुम्हारे पास है बहुत बड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर, अब मान लो उसको खड़ा करके रखेगा तो संसाधन वो नहीं, अभी संसाधन की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन जब उसका इस्तेमाल पैसा कमाने में, खेती करने में करने लगेगा तो वो संसाधन कहलाएगा। अब बोलेगा नियोजन मतलब होता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण मतलब जितना उसका मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, वही कहलाएगा संसाधन नियोजन। जैसे जल, पानी, पानी का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? सिंचाई के लिए करते हैं। अब मान लीजिए अनावश्यक बहा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? संसाधन का दोहन। लेकिन उसी का इस्तेमाल हम लोग सिंचाई में करेंगे तो क्या कहलाएगा? नियोजन, ठीक है। जैसे वर्तमान में ड्रिप इरिगेशन बहुत प्रशंसनीय कदम है भारत सरकार का।
चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। बोलता है उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि प्रांतों में खनिजों और कोयले के भंडार प्रचुर है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। देखो क्या बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। अर्थात केवल पानी रहने से खेती नहीं होता है, खेती होने के लिए पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल। जैसे मान लो कि हम लोग आलू खेती किए और उसमें पूरा पानी भर दो तो सब आलू सड़ जाएगा, उससे नहीं होगा, अच्छा से खेती नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा, सब नुकसान में चला जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा यदि पानी जितना उसको चाहिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई किया जाए तो उससे लाभ हो सकता है। अब आता है राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन का बहुत है। राजस्थान में क्या है, पवन और सौर ऊर्जा। जैसे राजस्थान क्या है, मरुस्थलीय भूमि है, मरुस्थल है, जहाँ किसी संभावना है तो सबसे पहले धूप बहुत ज़्यादा है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन वहाँ हवाएं बहुत तेज से चलती है, इसलिए पवन ऊर्जा का भी स्रोत है। लेकिन जल संसाधन की कमी है, जल संसाधन का क्या है, कमी है। इसी तरह लद्दाख का शीत मरुस्थल, लद्दाख कैसा जगह है तो ठंडा जगह है। पूछ सकता है लद्दाख कैसा जगह है, गर्म ठंडा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन में दिया रहेगा चारों, तुम लोग को टिक करना है क्या, ठंडा जगह है। राजस्थान कैसा जगह है, गर्म जगह है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत से धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रदेश, स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। देखो अब मान लो कि वहाँ बहुत अधिक धूप है, बहुत अधिक हवाएं चलती है, लेकिन अब सोलर पैनल बनाने के लिए उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे एलिमेंट की आवश्यकता होता है। यदि उस सोलर पैनल लगाया ही नहीं जाएगा तो उस संसाधन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये है कि संसाधन सभी जगह जिस तरह वितरित होना चाहिए पूर्ण रूप में नहीं है, जो मानव को स्वयं करना होता है। विकास के लिए यही उपयुक्त होता है। चलो आगे देखते हैं। भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन का नियोजन किस रूप में होता है, चलो देखते हैं। संसाधन का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। सोपान मतलब क्रमबद्ध तरीका। देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका मतलब क्या होता है, एक ड्राफ्ट बनाना, सूची बनाना, जिसमें लिखना है कहाँ कोयला ज़्यादा है, कहाँ लोहा ज़्यादा है, कहाँ एल्युमिनियम ज़्यादा है, किस चीज़ में एल्युमिनियम की आवश्यकता होता है, किस चीज़ में कोयला की आवश्यकता होता है, किस चीज़ में लोहा की आवश्यकता होता है। उसके अनुसार जिस जगह पर नहीं है उस जगह पर वो चीज़ उपलब्ध कराना। इसके लिए सरकार एक पॉलिसी लाई थी जिसमें सभी जगह संसाधन को पहुंचाने के लिए सरकार खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मदद से सरकार स्वयं भाड़ा सरकार देती है। ठीक है, और इस क्यों देती है, डेवलपमेंट के लिए। चलो आगे देखते हैं। देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाया जाए और इस कार्य के सर्वेक्षण, मानचित्र और संसाधनों की गुणवत्ता, मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। देखो ये कह रहा है बच्चों को, क्या बोल रहा है कि सभी राज्य के संसाधन को एक सूची बनाओ कि कौन राज्य में ज़्यादा संसाधन है, कौन जगह में ज़्यादा संसाधन है, उसका एक सूची बनाओ और रखो, क्योंकि आने वाले समय में आप ही लोग भविष्य हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। उपयुक्त प्रौद्योगिकी एवं कौशल संस्थान नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन की विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना
लाया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 51 से लेकर 55 के बीच में, ठीक है, जिसका उद्देश्य था प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग, जिसमें डीबीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था। बोलता किसी भी क्षेत्र में विकसित संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकियों और समस्याओं के तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव मात्र की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश के बहुत से क्षेत्र जो संसाधनों समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश की गिनती में आते हैं। जैसे झारखंड में यूरेनियम का खदान है जिसका नाम है जादूगोड़ा। वहाँ के लोगों के संरक्षण नहीं मिलने के कारण वहाँ के लोग अभी भी पिछड़े और बहुत दयनीय स्थिति में है। यूरेनियम एक सबसे विश्व पूरा पृथ्वी के सबसे कीमती वस्तु क्या है? यूरेनियम। वहाँ के लोग भी पिछड़े हैं। इसके पीछे मुख्य रीजन है सरकार का विकास उस क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है जिस स्तर पर होना चाहिए। तो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश में गिनती आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। कुछ ऐसा प्रदेश है जहाँ संसाधन की कमी है फिर भी क्या है? डेवलप्ड। जैसे जापान, जापान के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है लेकिन कैसा है? डेवलप्ड इकोनॉमी। इंडिया के पास बहुत सारा रिसोर्स है फिर भी क्या है? अंडर डेवलप्ड, अनडेवलप्ड इकोनॉमी में अभी आता है, विकसित अवस्था में भी आता है। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन का संपन्नता प्रदेश विदेश आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आर्थिक आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अंततः संसाधनों की किसी भी प्रदेश में विकसित में तभी योगदान दे सकता है जब वहाँ की उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थाएं परिवर्तन किए गए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में देखो यही हम पहले सिखाए थे तुम लोग को। संसाधन का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जो फेकल है वो संसाधन नहीं, इसका इस्तेमाल करेंगे तभी वो संसाधन बनेगा, तभी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट का अर्थ है विकास होगा। ठीक है, अब मान लो कलम से लिखेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो क्या तुम शिक्षित कहलाओगे? शिक्षित होगे? कभी नहीं। इसके लिए तुमको कलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्लेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तुम शिक्षित हो पाओगे। नेक्स्ट, संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधन का बचाव। संसाधन किसी भी तरह से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपभोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है और इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तर पर संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल में ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता पर इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति को आवश्यक पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए है बहुत, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। क्या करना चाह रहा है गांधी जी? मेरे पास पेट भरने के लिए है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, पूछेगा ये स्टेटमेंट किसका है? बोलेगा मेरे पास संसाधन पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं। तो याद रखना पड़ेगा किसका है? तो गांधी जी का। याद रहेगा तुम लोग को बढ़िया से। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज।
लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति, जिसमें अत्यधिक उत्पादन समृद्धि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थीय स्तर पर। देखो एक और सम्मेलन हुआ था जिसके बारे में तुम लोग को जानना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने किया। तत्पश्चात 1974 में 1974 में सुमेरसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, क्या बोला है, किसका पुस्तक है, सुमेरसर की पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब छोटा और सुंदर, में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान के लिए किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की है। संसाधनों के संरक्षण की वकालत की यह रिपोर्ट बाद में हमारे साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। चलो इसमें क्या याद रखना है, सर सुमेर जी के बाद याद रखना है, उसके बाद स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये इसका पुस्तक है, इसके बारे में याद रखना है। दूसरा, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किसने दिया है, तो याद रखना सुमेर सर की पुस्तक है जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। हिंदी में पुस्तक का नाम क्या है, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट, भू संसाधन। भू संसाधन का अर्थ होता है भूमि संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं और इसी प्रकार अनेक भू आर्थिक क्रियाकलाप, मतलब ये हुआ कि भूमि से होने वाले क्रियाकलाप, भूमि से होने वाले उत्पादन, ये सभी हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है, ये सभी भू संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि पर घर बनाते हैं, ये भी एक भू संसाधन ही है। नेक्स्ट, भू संसाधन में पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, ये सभी सम्मिलित हैं। 43% भूभाग मैदान है, कृषि योग्य सुविधाजनक पर्वत, भू आकृतियाँ, ये सभी है। चलो आगे देखते हैं। चलो इस चीज को बढ़िया से देखो। मैदान कितना प्रतिशत है, मैदान 43% है। पर्वत कितना प्रतिशत है, पर्वत 30% है। और पठार कितना प्रतिशत है, 27% है। भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि योग्य भूमि। दूसरा है गैर कृषि योग्य लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग इत्यादि। प्रतिभूमि, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। विविध वृक्ष, फसल, पवन अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल है। कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि 5 से अधिक वर्षों से खेती ना हो, उसको क्या बोलेंगे, कृषि योग्य बंजर भूमि। प्रतिभूमि, चलो इसको याद रखना, प्रतिभूमि किसको बोलेंगे, वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ कृषि वर्षा या उससे कम वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष, मतलब 1 से 5 कृषि वर्ष, अर्थात 1 से 5 वर्ष के बीच में कृषि नहीं हुआ होगा, मतलब 1 से 5 साल के बीच में कृषि नहीं होगा, उसको बोलेंगे पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं हुआ होगा, मतलब 1 साल से जहाँ खेती नहीं होगा उसको बोलेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। पुरातन भूमि जहाँ 5 साल तक खेती नहीं हुआ होगा, पुरातन प्रतिभूमि, अर्थात 1 से 5 साल तक। चलो अब चलते हैं निवल, अर्थात शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। मतलब जिस क्षेत्र में फसल लगाया जाएगा, काटा जाएगा, वो सभी शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाएगा। चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा बाकी रहा,
जोड़ दिए गए वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। चलो अब नेक्स्ट पेज की ओर, यहाँ हम लोग देखेंगे भू सामान्य भू उपयोग सर्वे, सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 की ये डाटा है, ठीक है। इसमें बता रहा है प्रतिवेदी का क्षेत्र 100%, ये सभी देख लेना तुम लोग। वन कितना प्रतिशत है, 18.1% है। बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, बंजर तथा कृषि योग्य भूमि कितना है, 12% है। गैर कृषि योग्य भूमि जहाँ खेती नहीं होता है वे सबसे ज़्यादा है, 45.26%। अस्थाई चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, अस्थाई चारागाह अन्य गोचर भूमि 4.71% है। इसके बाद विविध में 3.5% है। कृषि योग्य भूमि 6.23% है। चलो आगे देखते हैं, ये डाटा किसका है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एस्टिमेटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 का डाटा है, ठीक है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों को में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, याद रख लेना तुम लोग, कितना है, 32.8 लाख। अर्थात यदि पूरा तुम लोग को जानना है तो सुनो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो तुम लोग याद रखना। लेकिन तुम लोग को याद रखना है 32.8 लाख। आगे चलते हैं, परंतु इनके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। मतलब 93% भाग में ही भूमि का उपयोग का ही आंकड़ा उपलब्ध है, 7% का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। चलो ये डाटा 2017 का है। आगे चलते हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चाइना अधिकृत क्षेत्र के भूमि का उपयोग सर्वेक्षण में नहीं हुआ है। मतलब POK और COK मतलब चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान कुछ क्षेत्र कश्मीर के भारत के क्षेत्र है और चाइना के पास भी भारत के कुछ क्षेत्र है, उसका डाटा मेरे पास नहीं है। चलो आगे चलते हैं, एक चीज और बोल रहा है, भू उपयोग के दो वृत्त मानचित्र की तुलना में पता लगाइए कि 1960 और 1961 और 2014-15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में वन के अंतर्गत भूमि बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। चलो ये टास्क मैं तुम लोग को देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताएंगे ये वाला टास्क। अभी आगे जो चैप्टर बाकी है उसको ख़त्म करते हैं। अस्थायी चारागाह के अंतर्गत भूमि कम हुई है, पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। मतलब क्या बोल रहा है कि चारागाह भूमि जो है वो कम हुई है और इंडिया में बहुत अधिक पशु है, उसका चारा उपलब्ध कैसे होगा, इसके बारे में लेखक बोल रहा है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होता है। पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रतिशत खेती किस क्षेत्र में होता है, तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। कितना, तो लगभग 80%। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार के जैसे अल्प विकसित राज्य में केवल 10% भूभाग पर ही खेती होती है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र बहुत कम। अब आता है हमारे देश की राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 1952।
1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। मतलब कितना क्षेत्र में वन है, तो 33% क्षेत्र में है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति रिपोर्ट द्वारा निर्धारित सीमा परिस्थिति की तुलना बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन सर्वेक्षण में आए वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोग की आजीविका इस पर निर्भर है। बोल रहा है कि बहुत सारे लाखों लोग की जीविका वनों के उत्पाद और वनों के लकड़ी जैसे जड़ी बूटी से जीवन निर्भर है, जिसकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। चलो आगे चलते हैं। भू निम्नीकरण एवं संरक्षण का उपाय। भू निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? भूमि से उर्वरता में कमी, भू निम्नीकरण। दूसरा है भू संरक्षण, मतलब उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम लोग कौन कौन से उपाय करेंगे। भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है अत्यधिक बहाव। दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग। ये सभी बहुत सारे कारक हैं जिसको हम लोग अभी देखते हैं। भूमि एक ऐसी संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसका भूमि का उपयोग करेंगे। हम भोजन, मकान और कपड़े की कमी मूल आवश्यकताओं का 95% भूमि से प्राप्त करते हैं। भूमि मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकत को भी बल देता है। बोलते इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर, कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत है। निम्नीकृत मतलब कम उपजाऊ, बिना उपजाऊ वाला क्षेत्र। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, मतलब जल से ढका हुआ है, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय कुछ मानव क्रियाकलाप जैसे वनोन्मूलन, यति पशुचारण, खनन से भी प्रभावित हुआ है। खनन के उपयोग खदानों जैसे तमाम कार्य में हुआ है। चलो थोड़ा सा डाटा हम लोग देख लेते हैं। वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। यति संचित से उत्पन्न जलक्रांता। जलक्रांता पहले हम लोग टॉपिक समझते हैं। जलक्रांता का मतलब होता है क्या? अत्यधिक दिनों तक, अर्थात 2 से 3 दिनों तक किसी भी पेड़ के पास पानी जमा रहेगा, उसकी जड़ें क्या होगा? सड़ जाएगा। उसी को बोलेंगे जलक्रांता, मतलब जल के जमाव को ही जलक्रांता कहते हैं। भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, मतलब जल का जमाव भी निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूलकण विसर्जित होती है। जब इनकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। ये सभी तो खत्म हो गया, जल निम्नीकरण तो हम लोग जान चुके हैं। अब आता है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन कैसे है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय मतलब मिट्टी जैसे मिट्टी कुछ उपजाऊ है, कुछ अनउपजाऊ है। अनउपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी को अनउपजाऊ बना सकते हैं, अर्थात मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सेल टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। ये लंबे समय तक तुरंत खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। याद रखना, यह पौधे के विकसित का एक माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। याद रखना,
कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में कितना लगेगा, लाखों वर्ष लगेगा। ठीक है, इसलिए बोलता है उच्चावच जनक सेल तथा संस्तर सेल जलवायु के वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय कारक, इसका कारक क्या है, पवन, हिमनद, अपघटन प्रक्रिया मृदा बनने में योगदान देता है। चलो अब क्या बोल रहे हैं, मृदा जैव, ह्यूमस, अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनता है। मृदा में जैव एवं अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, ये सभी। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अरे कहाँ चल गया, चलो अब कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन को। भू संसाधन क्या है, क्या पूछ रहा है, भू संसाधन क्या है। भूमि से प्राप्त किए जा सकने वाले संसाधन जैसे खनिज, मिट्टी, पानी, वन, कृषि योग्य भूमि, शहर में उपयोग की जाने वाली भूमि। जल्दी से आंसर दो, क्या है, भूमि से प्राप्त की जा सकने वाले खनिज, मिट्टी, पानी, ये सभी भू संसाधन है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक किस भूमि उपयोग श्रेणी में वृद्धि हुई है। तो वन क्षेत्र में, कृषि योग्य क्षेत्र में, बंजर भूमि में, गैर कृषि योग्य क्षेत्र में, मतलब किसमें वृद्धि हुआ है भू उपयोग में। आप लोग आंसर देना, अभी मैं आप लोग को आंसर दिखा रहा हूँ। गैर कृषि योग्य भूमि में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, भू निम्नीकरण का अर्थ क्या है। भू निम्नीकरण का अर्थ क्या है। ऑप्शन है, पहला है भूमि की उर्वरता में वृद्धि, नहीं, कमी। भूमि की उत्पादकता में कमी जब वह अयोग्य हो जाता है। नए भूमि क्षेत्र का निर्माण, ये तो नहीं है। भूमि का बेहतर उपयोग, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा, भूमि की उत्पादकता में कमी, वह अयोग्य हो जाता है, मतलब जो उत्पादन के योग्य नहीं रहते हैं। इसके लिए उसमें फिर से डालते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइजर। भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। कम वर्षा, पहाड़ी भूभाग, अत्यधिक सिंचाई, वन कटाई और अत्यधिक चराई, शहरीकरण। तो भारत में भू निम्नीकरण का कारण है अत्यधिक सिंचाई, वनों की कटाई और अत्यधिक चराई, गोचर भूमि। किस राज्य में ओवर सिंचाई के कारण, ओवर मतलब अत्यधिक सिंचाई का कारण भू निम्नीकरण आम है। तो ये सबसे पहला है होगा पंजाब और हरियाणा, जो कि हम लोग देखे थे चैप्टर में। भूमि संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। वनों की कटाई को प्रोत्साहित करना, संरक्षण बोल रहा है, तो वनों की कटाई से संरक्षण नहीं होगा। वन सेकेंड, अरे कहाँ चला गया। चलो ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन के साथ आज आप लोग से लेता हूँ विदा। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।